सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र 2022 में इंडियन पॉलिटी में संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और नियम समिति, ये जितनी भी समितियां होती हैं उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। और जो भी आपके आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपी आरओ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और एक नई सूचना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, लाइव सेक्शन में जाएंगे आप। जो यूपीपीसीएस में लेटेस्ट बदलाव हुआ है उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्या बदलाव हुए मेंस और ऑप्शनल पेपर को लेकर। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। ओके। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। किन के माध्यम से? विभिन्न समितियों के माध्यम से। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। अध्यक्ष कौन करेगा? क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष करते हैं और सभापति राज्यसभा में करते हैं। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। किसको सौंपती हैं? सभापति को या लोकसभा अध्यक्ष को। संसदीय समितियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती है स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति। दोनों में अंतर क्या होता है? स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं। कहने का मतलब हो गया कि एक वर्ष तक लगातार कार्य करेंगी। इनका ऐसा नहीं है कि कार्य खत्म होने पे यह समाप्त हो जाती हूँ। ये एक वर्ष तक लगातार कार्य करती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, और इनके गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। जबकि तदर्थ समितियाँ एडहॉक कमिटीज़ जो होती हैं वो अस्थायी प्रकृति की होती हैं। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि वो जो काम जिस कार्य के लिए या जिस जांच के लिए इस कमेटी को तैयार किया जाता है, तदर्थ समिति को, अगर वो 3 महीने में ही अपने काम को रिपोर्ट दे दे, यानी कि सब चीज़ कंप्लीट कर ले, तो उसे 3 महीने में ही खत्म कर दिया जाता है। अगर वो समिति 1.5 साल 2 साल तक भी अगर वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाती तो वो समिति बनी रहती है। आगे देखते हैं। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण होती हैं। प्रमुख स्थायी समितियां कौन कौन सी जो एक वर्ष तक लगातार काम करती हैं? जैसे वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण समिति, और देखते हैं इसी में हम सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति, सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और जनजाति कल्याण पर समिति। वित्त समितियों के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी आती हैं जो स्थायी समिति में आती है? जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समिति यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 होता है, कि जितने भी सदस्य होंगे 2 हिस्से उसमें लोकसभा से जाएंगे और 1 हिस्सा राज्यसभा से जाएगा। जैसे आप देखेंगे, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति, अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सदन द्वारा। जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसकी प्रकृति स्थायी समिति के तौर पे जानी जाती है। वित्त समिति में, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। कहाँ से निर्वाचित होते हैं? केवल लोकसभा से। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित जो नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन और कार्यकुशलता प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। वहीं सरकारी उपक्रम समिति जो होती है उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 + 7 लोकसभा और राज्यसभा से। यह सरकारी समिति उपक्रमों के जो सरकारी उपक्रम होते हैं उनके प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति एक होती है
जिसकी संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। किसके लिए? लोक लेखा समिति की। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थीं जिसके बारे में हमने पढ़ा, और अभी हम आगे जो प्रश्न हो रहे हैं उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों के आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो संसदीय समितियों के माध्यम से जो संसद है वो एडमिनिस्ट्रेशन या कार्यपालिका अर्थात सरकार पर नियंत्रण रखती है। समझ आया बात? जैसे आप देखेंगे, भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, जिसमें लोक लेखा या लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों से रखती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम पर समिति, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या जितनी भी संसदीय समितियां हैं उनके बारे में संविधान में कोई चर्चा की गई है? तो संविधान में संसदीय समितियों पे कोई विशेष रूप से बात नहीं की गई है, बल्कि इसको संसद ने अपने अधिनियमों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से इनका निर्माण किया है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, और याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं। अगर आप देखेंगे, इसमें जो 22 होते हैं वो होते हैं 15 + 7, इसमें 30 तो पूरे लोकसभा से होते हैं, और यहाँ भी 15 + 7 होते हैं। लेकिन आप देखेंगे इसमें याचिका समिति में लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 10 आते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे बड़ी संसदीय समिति, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। आइए यहाँ पे हम कुछ समितियों के बारे में समझते हैं पूरा डिटेल से। जैसे लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें निर्वाचित कुल 22 सदस्य होते हैं जो दोनों सदनों से आते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगली प्राक्कलन समिति देखते हैं। इस समिति के सदस्यों, क्या लिखा है, इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और यह सदस्य केवल और केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। यह प्राक्कलन समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जाती है। कहने का मतलब हो गया, ये खर्चे से पहले जो है कि होती है। तो आगे हम देखते हैं इसी में कि यह 1 वर्ष तक के लिए होती है, और यह बताती है कि कैसे हम किसी खर्च को मितव्ययी बना सकते हैं, कम पैसे में अच्छा काम कर सकते हैं। वहीं सरकारी उपक्रम समिति जो होती है, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, सेम प्राक्कलन लोक लेखा समिति की तरह, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों, लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी भी जांच करती है। अब आपको समझ आना चाहिए कि सरकारी उपक्रम क्या होते हैं। तो ऐसे संस्थान या ऐसी इंडस्ट्री जो सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, जैसे आपका भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, गेल हो गए, तो ये सारे के सारे जितने भी प्लान होते हैं, बीएसएनएल हो गया, तो जितने भी ये इंडस्ट्री या जो एक यूनिट्स हैं, ये आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। उपयुक्त तो तीनों समितियाँ सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। किस पे? सार्वजनिक व्यय, जो सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए समितियाँ बनाई गई हैं। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है, मतलब राज्यों का भी देखता है और संघ का भी देखता है। 4th है आपकी याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं होता है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना होता है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3।
भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोक उपक्रम समिति में भी 22 होते हैं, याचिका में 25 होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो यही सबसे बड़ी समिति हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है और ये स्थायी समितियों में काउंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। बल्कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केवल रिपोर्ट देता है कि आपने कहां कहां पे भ्रष्टाचार किया, कहां कहां पे पैसा खर्च किया, कितने मदों में इन पैसे का प्रयोग किया गया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2:1 में लिया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 1 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देखते हैं 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं, लेकिन ये उद्योग और व्यापार के कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सामान्यतः विपक्षी पार्टी के लोग के अध्यक्ष को चुना जाता है। विपक्षी पार्टी का जो प्रमुख नेता होता है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो 7 का 1 तो सही है, दूसरा गलत है। हम यहाँ देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा सही है, तो 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा जानते हैं। लोकलेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करनी है। कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं, और इनके जो चुनाव होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संप्रणी मत द्वारा होते हैं। और साथ ही साथ कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुन लिया जाता है। लोकलेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये संसद के अंदर ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकलेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए केवल लोकसभा के सदस्य लिए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समितियों के निर्देशन में कार्य करती है। तीसरा, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों, आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद की 10 नंबर पे है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है शासन के वित्तीय लेखा और विनियमन तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मतलब हो गया कैग, अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट दी होती है राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति उसे जब सदन में रखवाता है तो लोक लेखा जो समिति है वो इसकी जाँच करती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। अपनी आख्या मतलब रिपोर्ट देती है ये संसद को, ठीक है। अगले प्रश्न को, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को या लोकसभा के स्पीकर को? तो वैसे तो स्पीकर को ही देगी, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखें, कोई और इससे बेहतर हो सकता है क्या? संसदीय मामलों के मंत्री को और भारत के राष्ट्रपति को। तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को ये सौंपते हैं। प्रश्न 13 है, लोकसभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा समिति के निम्नलिखित सदस्य निम्नलिखित जो है कि दिया हुआ है, तो इसको आपको पता करना है। अब यहाँ पे लोकलेखा समिति के लिए तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा से जो सीटें आती हैं वो आती हैं 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7 और टोटल 22 होती हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकलेखा की संसदीय समिति के बारे में। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, तो यह गलत हो गया।
सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो 25 नहीं बल्कि 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और सामान्यतः विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें चुन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कूट मिलाने को दे रहा है कि लोकलेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति और विभागीय समितियां, और यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो देखिए, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो है ये कोई एक टॉपिक पे रिलेटेड है, यानी कि कोई एक मुद्दा रहा होगा उससे संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी तदर्थ समिति में। और वहीं लोकलेखा समिति की अगर आप बात करेंगे तो ये स्टैंडिंग समिति में आएगी, अर्थात स्थायी समिति। लेकिन आप स्थायी से बेहतर रहेगा आप इसके लिए विभागीय समिति, वित्तीय समिति जोड़ लीजिए। ओके। और याचिका समिति कार्यकारी हो जाएगी, विभागीय समितियां स्टैंडिंग समितियां हो जाती हैं, यानी स्थायी समितियों में। यहाँ समझ सकते हैं आप कि लोकलेखा समिति वित्तीय समिति में आएगी, याचिका समिति कार्यकारी में, स्टॉक बाजार संयुक्त समिति तदर्थ में, और विभागीय समितियां स्टैंडिंग समितियों में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, एस्टिमेटेड कमेटी से, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो एस्टिमेटेड को ही कहा जाता है मेरे दोस्तों प्राक्कलन कमेटी। तो प्राक्कलन में तो जो है कि वैसे भी नहीं आती, तो दूसरा स्टेटमेंट जैसे ही आप काटोगे हर जगह से, यहाँ पर देखिए ये रहा सिंगल जो है कि, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स का मतलब हो गया लोकलेखा और सार्वजनिक उद्यमों, इन दोनों में ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, केवल दूसरे स्टेटमेंट को काटेंगे हम, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो लोकलेखा में भी होता है, सार्वजनिक उपक्रम में भी होता है, और सरकार की आश्वासन समिति में भी होता है, लेकिन आकलन समिति या प्राक्कलन समिति जिसको हम कहते हैं इसमें नहीं होता, और इसके 30 सदस्य लोकसभा से ही चुन लिए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्राक्कलन समिति के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति केवल और केवल लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है, और इसके 30 सदस्य होते हैं जो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है, और लोक उपक्रम समिति है। तो ए बी सी आपको मिलेगा सी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं 1 वर्ष के लिए, लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए, लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए जो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं? वित्तीय समितियों में सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां आएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो लोकलेखा समिति भी है, आकलन समिति भी है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण की समिति भी है, और सार्वजनिक उपक्रम की समिति भी है। तो यहाँ पे चारों ही स्थायी समितियां हैं, इसलिए इसमें कोई भी उत्तर गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में, और अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में कोई समिति नहीं है, बल्कि SC और ST के बारे में समिति है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे समझते हैं पहले इसके बारे में। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यदि कोई हो तो उसकी जांच करती है, और सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन एवं कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों और संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, मितव्ययिता तथा धन के व्यय पर निगरानी करती है, परंतु अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक आयोग का इसके लिए गठन किया गया है। और इसका गठन कब किया गया है? 1993 में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, रेलवे अंचलों के लिए या रेलवे के जो जोन होते हैं उनके लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल लोग कितने थे? तो 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एक तदर्थ समिति है जो उस मुद्दे की जांच करके समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। 2G स्पेक्ट्रम बहुत पूछा जाता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को और राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया। 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इसमें 30 सदस्य टोटल शामिल किए गए, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अध्यक्ष थे इसके PC चाको और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2013 में दी कि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर उस समय मीरा कुमार थी, उनको सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है 2G स्पेक्ट्रम कांड के जांच के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा PC चाको साहब थे, यहाँ पे पढ़ा भी PC चाको साहब थे। अगला प्रश्न है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है जो विनियमन, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्य या कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों या डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो बी ऑप्शन से हो जाएगा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और नीति आयोग। तो आप यहां से सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट और पांचवा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सुधार आयोग भी नहीं। 3, 4, 5 जहां भी आपको दिखे काट दो। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो ये कट जाएगा। तो पहला और दूसरा ही केवल बचेगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन 30 नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है संसदीय अधिनियम। हम पढ़ेंगे उसके अगले टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि संसदीय अधिनियम को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो कुछ ऐसे चैप्टर जिनकी उपयोगिता बहुत कम है तो उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अब हम इसके आगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में छोटा सा नोट्स पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी MCQs बने हैं हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की गई है। कैसी की गई है? एकीकृत न्याय व्यवस्था, जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका का उदाहरण होती है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके अधीन उच्च न्यायालय आती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 में ली गई है, जहां से संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। और 1937 कब 1937 में वहां से एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5, जिसमें संघ लिखा हुआ है, संघ के बारे में पूरी जानकारी होती है, उसके अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 124 से 147 तक उल्लिखित किए गए, क्योंकि 148 से कैग की बात की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात होती है। तो 124 से 147 तक इनके बारे में जिक्र किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 है, यानी कि 33 तो मुख्य न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश, और एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है। अब जो एक मुख्य न्यायाधीश है आज की डेट में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन जो है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे, इनके बाद करता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं, तब उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा चुकी है। और जब उसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीशों की हम नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से होती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना भी चाहिए, ये इसकी योग्यताएं हैं। और उसे किसी उच्च न्यायालय के या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी होना चाहिए। साथ ही साथ वह राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेत्ता भी होना चाहिए, अच्छा जानकार भी होना चाहिए कानूनी रूप से। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद करती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि संसद के द्वारा होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो राष्ट्रपति हैं वही शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद को त्याग सकते हैं, यानी पद अपना छोड़ सकते हैं। फोकस करना ये सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, ना कि उच्च न्यायालय की। आर्टिकल 124(4) में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। कहने का मतलब हो गया, सामान्य भाषा में समझिएगा कि दोनों सदनों में से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात ही राष्ट्रपति हटाते हैं। नेक्स्ट है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। किसमें? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। जितना संसद उसके वेतन को निर्धारित करेगी उतना ही उसे वेतन प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ पदों से रिटायर होते हैं। और अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय के तहत किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का अगर कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। अगर मान लीजिए कि न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित या राष्ट्रपति द्वारा 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श के संबंध में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम 5 पीठ सदस्य होने जरूरी है, जिसको हम संवैधानिक पीठ कहते हैं, मतलब संविधान की पीठ कहते हैं। और अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करता है, अर्थात इसके जो भी आदेश होते हैं वो आगे सभी न्यायालयों और सभी नागरिकों पर लागू भी होते हैं। उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है, और ये जो दंड होगा ये आर्थिक भी हो सकता है और कारागार का भी यानी जेल का भी दंड हो सकता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। 131 में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 131 आर्टिकल 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त का प्रावधान है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय विशेष इजाज़त के मामले मतलब मांगने पर भी जो है कि कुछ मामलों पर सुनवाई कर लेता है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन यानी रिव्यू किया जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारिकतातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक, अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक, अभिभावक कहा जाता है। और आर्टिकल 138 के तहत क्या लिखा हुआ है? 138 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है, न कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नहीं बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 139 क में लिखा हुआ है कि देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। और भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारिक संरचना, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक ढांचे होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, ये समय समय पे सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जो है कि निर्णयों में देती रहेगी। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालयों की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है कि वो उसे माने ही, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए दो कंडीशन आती हैं। अगर कोई परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा मांगा गया है जो संविधान निर्माण होने से पहले का है या उससे संबंधित कोई बात है कि जो संविधान बनने से पहले के प्रश्न पे अगर कोई सलाह मांगी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। लेकिन अगर संविधान निर्माण होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद किसी प्रश्न पे अगर राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय इस सलाह को देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो चाहे तो दे भी सकता है या नहीं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, स्वतंत्र है वो। आइए इस पर कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 26 जनवरी को की गई थी। यहाँ देखिए, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी और आर्टिकल 124 का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो संसद में निहित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? तो ये 1992 और 2015 में जब प्रश्न पूछे गए थे तब की संख्या थी, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो आज हमारे यहाँ 33 + 1 यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34 लोग इसमें हैं। अगले प्रश्न को देखें। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यह देखिए जो है कि तत्कालीन समय का प्रश्न है, लेकिन आज हम देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 सदस्य हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे कि जब संविधान में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो उस समय 1+7 का कॉन्सेप्ट था, यानी कि 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। टोटल 8 थे उस समय, जिस समय संविधान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब क्या होगी? ये 2004 का प्रश्न है, लेकिन आज कितनी है? आज 33 + 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, यानी अधिवक्ता? तो 10 वर्ष तो उसे एडवोकेट होना चाहिए, और अगर वो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जज है, तो कम से कम 5 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? किसको पत्र लिख के? राष्ट्रपति को पत्र लिख के वो अपना पद त्याग सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 11,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर? यह भी नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर? जब उन पर असमर्थता और सिद्ध कदाचार का आरोप लगता है तभी उनको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसे लगता है कि अस्वीकार किया जा सकता है तो कर देगा वो अस्वीकार, ऐसी ज़बरदस्ती कोई नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है आपका, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं? बिल्कुल नहीं, संविधान इसके बारे में मौन है। बस इतना ही बताता है कि अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी हुई है। बिल्कुल सही। तो तीसरा स्टेटमेंट अभी तक सही मिला। चौथा पूछ रहा है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सदन के कुल उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थित हो। तो बिल्कुल सही बात है, चौथा भी स्टेटमेंट सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव जब पारित हो जाता है, पूरी जांच हो जाती है, तब राष्ट्रपति उनको पदच्युत कर देते हैं, यानी कि पद से हटा देते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखेंगे क्योंकि हमने आज काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगली वीडियो में कल हम मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों से, जिसमें लगभग 50 से 60 MCQs को सॉल्व करके हम पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की प्रणाली को, प्रक्रिया को समझेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।